Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do cash flow statement format. Format of cash flow statement. क्या है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट? टू टाइप से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, एक डायरेक्ट मेथड से, एक इनडायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड जो है वो आपका सिलेबस में नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आपको मैंने बताया था 3 टाइप्स की एक्टिविटी रहेंगी, एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग, एक फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो हमारे रोज के डेली एक्सपेंसेस के से रिलेटेड है या हमारे बिजनेस के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। जो भी बिजनेस को ऑपरेट करने के एक्सपेंसेस हैं वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। जैसे कि आपने सैलरी पे की, परचेज़ किया, सेल की, गुड्स कैश सेल करने पर दिया होगा या परचेज़ करने पर, परचेज़ किया देने पर किया होगा, सेल करने पर कैश रिसीव हुआ होगा। इसी तरह से जो आपका सैलरी है, वेजेस है, कोई कमीशन है, डिस्काउंट रिसीव हो सकता है, या कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो भी आपने मशीनरी के से रिलेटेड, रिपेयर के एक्सपेंसेस हो गए। काफ़ी टाइप के एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो भी आपके बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए या बिजनेस के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हम कह सकते हैं। तो एक तो होता है डायरेक्ट मेथड जिसमें आप डायरेक्ट वो एक्सपेंसेस लिखते जाते हैं और जो जो कैश आउट हुआ होता है या आउटफ्लो रहा होता है वो आप पॉजिटिव में, और जो इनफ्लो रहा होता है वो पॉजिटिव में, और जो आउटफ्लो रहा होता है वो नेगेटिव में लिखते जाते हैं। लेकिन एक मेथड क्या है, आप प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट से कैलकुलेट करते हैं कि आपका कैश जो है वो क्या जनरेट हुआ या यूज हुआ, इनफ्लो कैश का क्या रहा और आउटफ्लो कैश का क्या रहा। तो चलो देखते हैं ये हम। सबसे पहले क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमारे पास क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन होगा। अब जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो टैक्स पे करने से पहले के जो हमारा प्रॉफिट है ये उसको शो करता है। लेकिन आपको ये पता है कि प्रॉफिट में से हम टैक्स देने के बाद हम और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो करंट ईयर के प्रॉफिट जो होते हैं उसको आफ्टर अप्रोप्रिएशन अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपके पास ये प्रॉफिट भी जो है वो नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, नेट प्रॉफिट करंट ईयर के आफ्टर अप्रोप्रिएशन लेने होते हैं। जब आपने आफ्टर अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट आपको गिवन है तो उसके अंदर जहाँ जहाँ आपने प्रॉफिट को डिवाइड किया, रिज़र्व में किया, तो वो वापस ऐड कर देंगे क्योंकि हमको पहले वाला देखना है। तो ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, ऑल रिज़र्व जो है वापस ऐड कर देंगे। कोई भी डिविडेंड जो कि प्रीवियस ईयर का था वो आपने पे किया होगा वो भी आप वापस ऐड कर देंगे। फिर करंट ईयर का कोई इंटरिम डिविडेंड जो साल के बीच में आपने पे किया होगा वो भी आप वापस ऐड कर देंगे। इसी तरह से कोई प्रोविज़न बनाया होगा टैक्सेशन के लिए तो वो भी वापस ऐड कर देंगे ये सारे। और कोई टैक्स अगर पे किया है तो वो लेस करके दिखा देंगे। तो जिससे कोई भी रीफंड ऑफ टैक्स, टैक्स की रीफंड हुआ होगा तो वो उसमें इंक्लूड है, इसलिए हम उसको लेस करके दिखा देंगे। तो हमारा आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स मतलब कि अगर आपने प्रॉफिट को डिवाइड नहीं किया है तो आपको कुछ नहीं करना, लेकिन आपने उसका अप्रोप्रिएशन कर चुके हैं तो प्रपोज डिविडेंड, आपको इंटरिम डिविडेंड, प्रोविज़न फॉर टैक्स, रिज़र्व में जो ट्रांसफ़र किया, या कोई भी पैसा जो भी आपने बांट चुके हैं उसको वापस से ऐड करके आपको क्या दिखाना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाना होगा। ये हमारा नोट नंबर 1 है जो कि आपने यहाँ पर देखा था कि यहाँ नोट नंबर 1 में आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है, देख सकते हैं आप यहाँ। फिर क्या है, जो भी आपके प्रॉफिट अब आ चुके
उसके बाद आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि कैश में पे किए ही नहीं जाते, वो हम लेस कर देते हैं हमारे प्रॉफिट में से। आपने अपने प्रॉफिट में से लेस कर दिया था डेप्रीसिएशन को, आपने अपने प्रॉफिट में से लेस कर दिया था गुडविल के या ट्रेडमार्क के अमोर्टाइजेशन को, तो वो एक्सपेंसेस जो एक्चुअल कैश में पे किए गए, तो उसके लिए प्रॉफिट हमारे कम हो रखे हैं। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस, क्योंकि हम यहाँ पर कैश का ले रहे हैं तो कैश बेस रहेगा, एक्यूरल बेसिस को भी वापस से ऐड कर देंगे, क्योंकि एक्यूरल बेसिस जैसे कि हमने अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए होते हैं, तो वो भी क्या है वापस से ऐड कर देंगे। वो प्रॉफिट को कम कर रखा था उन्होंने, इसीलिए वापस इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आती हैं। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कौन सी होती हैं? ऐसी आइटम्स जो कि रोज के ऑपरेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, मतलब ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट पे किस पे किया होगा? फाइनेंसिंग पर भी किया होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है वो, इसलिए यहाँ पर अगर आपने कर रखा है तो वापस से ऐड कर देंगे। और अगर आपने डिविडेंड पे किया होगा तो डिविडेंड पे किया होगा तो क्या हो जाएगा, वो भी आपका फाइनेंसिंग से रिलेटेड है तो वो भी यहाँ पर नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आपको डिविडेंड रिसीव हुआ हो या इंटरेस्ट रिसीव हुआ हो तो वो भी आपकी इससे रिलेटेड इनकम नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ हो या डिविडेंड रिसीव हुआ हो वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपकी इनकम है, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगी, यहाँ पर नहीं रहेगी, इसीलिए वहाँ पर हम लेस कर देंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग यहाँ पर नहीं आएंगी। नॉन कैश क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ कैश का फ्लो देख रहे हैं, तो जो कैश में हुई ही नहीं है उसको क्यों लिखेंगे। दूसरी, नॉन ऑपरेटिंग यहाँ पर क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पर हम ऑपरेटिंग का देख रहे हैं, तो ओनली ऑपरेटिंग आएंगी, नॉन ऑपरेटिंग नहीं आएंगी। जो जिससे रिलेटेड है वो उसी एक्टिविटी में जाएगा। इसी तरह से इंटरेस्ट अगर पे किया हो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरोविंग से, तो वो एक्सपेंसेस इसमें आ गए जिसने हमारे प्रॉफिट को कम कर रखा था, हम वापस से ऐड कर देंगे। सेम बैंक ओवरड्राफ्ट पर भी इंटरेस्ट पे किया हो तो वो भी वापस से ऐड हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स का लॉस जो है, सेल किया फिक्स एसेट्स को, कोई लॉस हो गया तो हमने प्रॉफिट को कम करके दिखा दिया था, अब वापस से ऐड कर देंगे। फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को इंक्रीज़ हो गई, मतलब कि जो भी लॉस है प्रोविज़न फॉर डेट्स का वो इंक्रीज़ कर दिया है, तो वो इंक्रीज़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे प्रॉफिट कम हो जाते हैं, हम वापस से उसको ऐड कर देंगे। लेस किसको किसको करना है? इंटरेस्ट इनकम। देखो जब आप ऐड करते हैं तो आप सिंपल लिखते हैं, कोई ब्रैकेट नहीं आती है, नेगेटिव को शो करती है ब्रैकेट, मींस जो पेमेंट है लेस हो रही है तो उसमें नेगेटिव होगा तो इसलिए ब्रैकेट में माइनस को शो करते हुए चलता है। इंटरेस्ट इनकम जो है वो हमारी रिसीव हो रही है, हमारे प्रॉफिट को बढ़ाकर दिखा रही है। इंटरेस्ट हमें इन्वेस्टमेंट की वजह से मिला तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा, ऑपरेटिंग में नहीं जाएगा। इसी तरह से डिविडेंड इनकम है हमारी, वो भी कहाँ जाएगी? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगी। रेंटल इनकम, कोई बिल्डिंग परचेज की थी उसमें पैसा लगाया, वो रेंट पर दे रखी है तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगी। सेम अगर कोई भी एसेट्स को सेल करके प्रॉफिट हुआ है तो वो भी यहाँ से रिलेटेड प्रॉफिट नहीं है, यहाँ नहीं आएंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे प्रॉफिट को बढ़ा कर दिखा रखा है इसलिए हम इसको लेस करते हैं। डिक्रीज इन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अगर पहले से कम हो गया है तो वो क्या है, हम इसमें लेस कर देंगे। अगर इंक्रीज़ होता है तो ऐड करते हैं, डिक्रीज़ हो गया है तो लेस कर देंगे। और फिर हमारा आता है
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंज क्या है? वर्किंग कैपिटल मतलब कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का जो डिफरेंस होता है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल में मतलब कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में अगर कोई चेंजेस आए हैं तो उसकी वजह से भी हमारे कैश का कुछ ना कुछ यूज़ हो सकता है। जैसे कि कोई करंट एसेट्स, हमारा स्टॉक के एग्जांपल लेते हैं। स्टॉक पिछले साल 15 लाख का था, इस साल स्टॉक जो है वो 20 लाख का है, तो 5 लाख का स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज हो गया है तो वहाँ पर हमारा कैश जो है गया होगा, यूज़ हुआ होगा। कैश यूज़ होएगा तो क्या हो जाएगा? अपने आप से ही माइनस हो जाएगा। और अगर कैश मान लीजिए स्टॉक जो है पहले से कम हो रखा है, तो पहले 15 लाख का था, अब स्टॉक 10 लाख का है, तो स्टॉक जो है वो 5 लाख रुपए का कम हो गया, मीन्स सेल हो गया होगा और वो पैसा हमारे पास आ गया होगा। अब आ गया होगा तो क्या होएगा? ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो है जो भी डिक्रीज इन करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटी है उसको वर्किंग कैपिटल चेंज करके जो है ऐड लेस करते हैं। कैसे करते हैं? अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो ऐड होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो ऐड होगा, एसेट्स डिक्रीज होंगी तो लेस होगा, सॉरी एसेट डिक्रीज होगी तो ऐड होगा। आप लाइबिलिटी को इंक्रीज देख रहे हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज ऐड। आपने क्या कहा? एसेट्स भी अपोजिट चलेगी लाइबिलिटी के। अब लाइबिलिटी क्या हुई? इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई तो ऐड हुआ। ऐसे ही एसेट्स क्या होगा? एसेट्स डिक्रीज होगी तो ऐड होगी, और लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो लेस होगी, और एसेट्स इंक्रीज होगी तो लेस हो जाएगी। रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि क्या रहेगा। उसके बाद इन सब से प्लस माइनस करने के बाद जो भी कैश यूज़ होता है या जनरेट होता है, जनरेट मतलब कि उत्पन्न हुआ कैश बना, यूज़ मतलब कैश जो है वो आउटफ्लो रहा। तो कैश का इनफ्लो रहेगा तो जनरेट होगा, आउटफ्लो रहेगा तो यूज्ड होगा। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? जो भी टैक्स है उसको पे कर देंगे और हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जो है वो दिखा सकते हैं कि क्या बैलेंस रहेगा। फिर बात आती है दूसरी एक्टिविटी की। दूसरी एक्टिविटी क्या है हमारी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया? जैसे कि हमने प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स, कोई भी फिक्स एसेट्स को सेल कर दिया जो कि आपने पहले ली हुई, तो कैश आएगा, पॉजिटिव में रहेगा। इसी तरह से कोई भी इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स को आप सेल करते हैं या कोई भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को आप सेल करते हैं तो भी आपका कैश जो है वो आपके पास आएगा, इनफ्लो रहेगा, इसलिए पॉजिटिव में। फिर कोई भी आपने शेयर परचेज किए हुए हैं उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिल रहा है, या लोन दिया हुआ है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो रेंट रिसीव हो रहा है कोई बिल्डिंग के ऊपर, कोई भी इस तरह के एक्सपेंस जो भी हैं वो आपकी इनकम है, तो इसलिए पॉजिटिव में रहेगा, इनफ्लो रहेगा। फिर टेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट्स है परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स, या इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स को आपने परचेज किया हो, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका कैश जो है वो आउटफ्लो रहेगा, आउटफ्लो रहेगा तो पैसा जाएगा, माइनस में रहेगा। इसी तरह से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी। फिर प्लस और माइनस को करने के बाद आप क्या निकाल लेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नेट कैश जो है वो निकाल लेते हैं। तीसरा क्या है हमारा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश का फ्लो देखना है तो सबसे पहले क्या है? इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स। जो भी हमारे शेयर्स और डिबेंचर को इशू करने की बात है, आप कह सकते हैं कि शेयर को इशू कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा जो है वो आएगा। डिबेंचर को इशू करते हैं आएगा, लॉन्ग टर्म ब्रोविंग से ले रहे हैं आएगा, शॉर्ट टर्म ब्रोविंग से ले रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट से, तो वो हमारे पास कैश जो है वो इनफ्लो रहेगा। लेकिन अगर हम पेमेंट करते हैं डिविडेंड की, या प्रपोज डिविडेंड की, या इंटरिम डिविडेंड की, या इंटरेस्ट की, तो हमारा कैश जो है वो जाएगा। और डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं, या प्रेफरेंस शेयर की रीपेमेंट कर रहे हैं, या बाय बैक कर रहे हैं ओपन मार्केट से अपने ही शेयर को, तो हमारा पैसा जो है वो जाएगा, कैश का आउटफ्लो रहेगा, इसलिए नेगेटिव। फिर क्या होगा? तीनों एक्टिविटी से, अब देखो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से किया ए, बी से किया आपने इन्वेस्टिंग, सी से किया फाइनेंसिंग, तीनों से जो भी कैश आया या गया, जो भी प्लस माइनस करने के बाद हम क्या करते हैं? उसके अंदर ऐड कर देते हैं हमारा कैश का ओपनिंग बैलेंस।
कैश का ओपनिंग बैलेंस आपका मतलब कि आपके साल के शुरू में या फिर पिछले साल का जो आपका बैलेंस है कैश का वो कितना दिखाता है। मान लीजिए वो 10 लाख रुपए है, 10 लाख हमारे पिछले पड़े थे, इन एक्टिविटी से हमारे 25 लाख रुपए हुए, तो टोटल कितने हो गए 35। तो आपके पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 35 लाख होना चाहिए। तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है वहीं से ही आपका आंसर जो है वो टैली हो जाएगा। तो दोनों जो है मैच कर गए, तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर टैली नहीं होता तो आपको वो चीज़ लानी होती है कि क्लोजिंग बैलेंस तक आप मैच करेंगे। तो ये आपको मैंने करा दिया। उसके बाद अब आपको फर्स्ट इलिस्ट्रेशन करा रही हूँ जिसमें लिखा है कि आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दी हैं या एक्टिविटीज़ दी हैं, उसमें से आपको चूज़ करनी है कि कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग है, कौन सी फाइनेंसिंग है और कौन सी कैश इक्विवेलेंट्स हैं। तो सबसे पहले कैश सेल कर रहे हैं, सेल करेंगे तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल से कैश रिसीव हो रहा है, हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड है ये, तो हम ये कहते हैं सेकंड भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को परचेज किया, हमने इन्वेस्ट किया, तो आई आ जाएगा। सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को इन्वेस्ट किया कर रखा था, अब उसको सेल कर दिया, इन्वेस्टिंग की ही क्या है, आउटफ्लो हम कह सकते हैं। सेल ऑफ बिल्डिंग में इनफ्लो रहेगा क्योंकि पैसा जो है वो आ जाएगा। शेयर इशू कर रहे हो तो फाइनेंसिंग रहेगा, तो यहाँ पर हम एफ लिख देते हैं। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर अपने ही मार्केट ओपन मार्केट से परचेज कर रहे हैं, अपने ही शेयर को वापस ले रहे हैं, तो जो पहले इशू किए गए थे उसको वापस करना मीन्स फाइनेंसिंग का आउटफ्लो रहेगा। डिविडेंड पे करना, ये भी हमारा फाइनेंसिंग का है। डिविडेंड कब पे किया जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी किया जाएगा। इसी तरह से डिबेंचर्स के ऊपर जो फाइनेंस कंपनी है उसके लिए फाइनेंस कंपनी और नॉन फाइनेंस कंपनी का ध्यान रखेंगे। फाइनेंस कंपनी जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, बैंक हो सकते हैं, जो कि फाइनेंस देने का ही काम करते हैं, तो इनके ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो सेल परचेज की फाइनेंस से रिलेटेड रहती है। सिक्योरिटीज़ को उसमें सेल परचेज ये करते हैं। तो अगर ये अपने डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ये दोनों के लिए ही फाइनेंसिंग रहेगी। नॉन फाइनेंस कंपनी जो कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की या ट्रेडिंग बिजनेस की हो सकती है, तो इसका भी मेन यही रहेगा सेम। कैश परचेज, नाइन्थ पॉइंट है कैश परचेज। परचेज किसका है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है। कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स को कैश पे करना, तो ये भी हमारा ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, जो भी डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए हुए थे उनकी मनी को वापस दे रहे हैं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का काम है। सेम लॉन्ग टर्म लोन्स को रीपेमेंट कर रहे हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग हमारा ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल को परचेज किया मीन्स इन्वेस्ट कर रहे हैं आप किसमें, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी रहेगी ये, तो आप कह देते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। सेल ऑफ पेटेंट, पेटेंट में आपने इन्वेस्ट किया हुआ था कोई फिक्स एसेट्स में या आप इंटेंजिबल एसेट्स में, आप उसको सेल कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग का ही इनफ्लो रहेगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम आउटफ्लो रहेगा इन्वेस्टमेंट का। फाइनेंसिंग कंपनी का भी ये सेम रहेगा। कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव्ड, कमीशन एंड 19th जो है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को सेल करना फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट परचेज सेल करना या सिक्योरिटी परचेज सेल करना इनका रोज का काम होता है, ऑपरेटिंग होता है। और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट में रहेगा। कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव्ड, कमीशन रिसीव हो रहा है, रॉयल्टी रिसीव हो रही है, तो क्या होगा, रिसीव कब होंगे, जब हमने हम कह सकते हैं कि
हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड है, कोई भी कमीशन रिसीव हो रहा है, कुछ काम किया होगा उसके बदले में। इंटरेस्ट रिसीव्ड और इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंस कंपनी, अब फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो फाइनेंस कंपनी के लिए तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई, लेकिन नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट पर रिसीव हो रहा है तो इन्वेस्ट किया होगा तो ही मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट है। तो इसी तरह से आप कंप्लीट करेंगी ये। इनकम टैक्स पेड है हमारा, वो किससे रिलेटेड रहेगा, इनकम टैक्स पेड हमारा ऑपरेटिंग से रिलेटेड रहेगा, इनकम टैक्स रिफंड रिसीव हमारा ऑपरेटिंग से रिलेटेड रहेगा। तो इस तरह से आप ये कंप्लीट करेंगे और इसका सोल्यूशन आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। सेम आप करेंगे सेकंड क्वेश्चंस, सेकंड इलिस्ट्रेशन में भी आपकी यही चीज़ें हैं। थर्ड भी सेम हो रहेगा। फोर्थ में देखेंगे आप, फोर्थ इलिस्ट्रेशन में आपको ये गिवन है कि आपको कुछ ट्रांजैक्शंस या ये गिवन है एक्टिविटीज़, आपको ये बताना है कि इनसे आपके कैश पे क्या इफ़ेक्ट, क्या रिजल्ट जो है रहने वाला है। मींस आपका कैश जो है वो डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा, या आउटफ्लो रहेगा, या इनफ्लो रहेगा, या कोई इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। तो परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, फर्स्ट जो है परचेज करने से, इन्वेंट्री को परचेज करने से आपका कैश जो है वो कैश में ही परचेज कर रहे हैं तो कैश का आउटफ्लो रहेगा, मींस कैश जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो कैश का आउटफ्लो रहने वाला है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स पर परचेज किया तो कोई इफेक्ट जो है वो नहीं रहेगा। सेल किया 10,000 वाली गुड्स को 12,000 में तो कैश जो है वो इनफ्लो रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट कोई इफेक्ट नहीं रहेगा गुड्स को सेल किया तो। उसके बाद हम कहते हैं परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स बाय इशू ऑफ शेयर, हमने शेयर को इशू करके फिक्स एसेट्स को परचेज किया तो कोई इफेक्ट इसका नहीं रहेगा, क्योंकि ना तो कैश आया है ना कैश गया है। तो यहाँ पर हमारा कोई इफेक्ट, नो इफेक्ट हम कह सकते हैं, नो इफेक्ट। फिर सिक्स पॉइंट है सेल ऑफ ए फिक्स एसेट्स, सेल किया फिक्स एसेट्स को 15,000 में और 5,000 का लॉस हो गया है, 5,000 लॉस पर जो है आपने सेल कर दिया है तो हमारी फिक्स एसेट 10,000 रुपये जो है हमारे पास आएंगे तो कैश जो है हमारे पास इनफ्लो रहेगा, मींस इंक्रीज होगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 9,000 एंड अलाउड डिस्काउंट 1,000, हमको ट्रेड रिसीवेबल से 10,000 रुपये लेने थे, हमको 9,000 रुपये मिल रहे हैं तो कैश का जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से ट्रेड पेबल्स को कैश पे करने पर आउटफ्लो रहेगा, कैश जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। शेयर किया इशूड फॉर कैश, इशू किए हैं शेयर कैश से तो क्या होएगा, कैश का इनफ्लो रहेगा। कि बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, अपने ही शेयर्स को ओपन मार्केट से परचेज कर रहे हैं या बाय बैक कर रहे हैं तो कैश देना पड़ेगा, कैश डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरह से आप ये इलिस्ट्रेशन भी कंप्लीट करेंगे और आपका फोर्थ फिफ्थ सेम रहेगा। उसके बाद बात आती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। ये आपको मैंने अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर जो भी डिफरेंस कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस से, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अगर आपको प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन करना है, मतलब कि हमारे बैलेंस शीट में, यहाँ हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिखाते हैं, पहले हम प्रीवियस ईयर का कॉलम दिखाते हैं फिर हम करंट ईयर का कॉलम दिखाते हैं। प्रीवियस ईयर के कॉलम में अगर 2 लाख हैं और करंट ईयर के कॉलम में अगर 5 लाख हैं तो हम इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, मीन्स 5 लाख माइनस 2 लाख करने के बाद हमने कहा 3 लाख जो है हमारा इस साल का प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट का जो बैलेंस होता है वो जैसे जैसे हमारे प्रॉफिट का बैलेंस, आज तक का बैलेंस हम दिखाते हैं, तो पहले 2 लाख उसमें पड़े थे, 3 लाख और इस साल हुए तभी तो हमारे पास 5 लाख हो गए। तो ये हमारा जो है वो किसको दिखाता है, दोनों को ऐड करने के बाद दिखाता है। अगर हमको प्रीवियस ईयर में
हम कहते हैं कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है, यहाँ पर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है और प्रीवियस ईयर में हमको 50,000 दिखा रहा है लॉस के, तो यहाँ पर हमको 1 लाख दिखा रहा है। तो इसका मतलब कि 1 लाख माइनस माइनस 50 हो जाएगा, तो वापस आ जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1,50,000। 1,50,000 क्यों आया? क्योंकि पिछले साल हमको लॉस हुआ था, इस साल लॉस को कवर करने के बाद हमारे प्रॉफिट जो हैं वो 1 लाख के हुए हैं। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट तो 1,50,000 के हुए थे, जिससे 50,000 का लॉस भी ख़त्म कर दिया और उसके बाद भी 1 लाख का बैलेंस जो है वो बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस को आप कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको लॉस है तो वापस ऐड करना है, और अगर माइनस है, सॉरी, दोनों ईयर का डिफरेंस जब देखेंगे तो माइनस करके आप निकाल के यहाँ लिखेंगे। फिर प्रपोज डिविडेंड को क्यों किया? क्योंकि हमने प्रॉफिट को कम कर दिया था देने से। इंटरिम डिविडेंड को क्यों किया? क्योंकि कम कर दिया था, रिजर्व में दे दिया था, प्रोविज़न में दे दिया था, इसीलिए वापस ऐड कर देंगे। कोई टैक्स रीफंड हुए थे, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है, इसलिए हम वापस से लेस कर देंगे। हमको एक्चुअल डाटा लेना है कि कैश हमारा कहाँ गया। फिर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स मैंने आपको सभी बताई थी, ये उनकी जो है एक्सप्लेनेशन उन्होंने दे रखी है, आप कर सकते हैं। ये चीज़ आपकी जो है वो कंप्लीट करा दी है मैंने। उसके बाद हमारी बात आती है क्या, नेट प्रॉफिट एंड कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में डिफरेंस देखेंगे। नेट प्रॉफिट क्या है? जो भी हमारे बिजनेस का नेट रिजल्ट है, एक अकाउंटिंग ईयर में क्या रिजल्ट हुए, कि क्या प्रॉफिट निकला, क्या लॉस निकला, वो हमारा नेट प्रॉफिट कहलाता है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? जो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कैश के बारे में बात आ रही है, कैश के फ्लो के बारे में बात आ रही है, उसको लिया जाता है। इसमें हम नॉन कैश आइटम्स नहीं लेते हैं, और इसमें हम नॉन कैश और नॉन कैश दोनों को लेते हैं। मींस जैसे कि एक्यूरल बेसिस को इसमें फॉलो किया जाता है, इसमें कैश बेसिस को फॉलो किया जाता है। इसमें हम नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स नहीं लेते हैं, सॉरी, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हम इसमें नहीं लेते हैं, क्योंकि ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को लेते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन हमारा, या फिर गुडविल, या फिर कोई भी ऐसी आइटम्स। वर्किंग कैपिटल चेंज, इसमें हम वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट चेंज का नहीं दिखाते हैं, लेकिन इसमें हम कंसीडर्ड करते हैं जब भी हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखाना होता है। तो अब करते हैं हम इससे रिलेटेड 6 इलस्ट्रेशन, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी से। अब देखो, डेटर्स जो हैं पहले 80,000 के थे, अब 60,000 के हैं। एसेट्स है, डेटर हैं, तो क्या हो जाएगा, एसेट्स जो होती है हमारी डिक्रीज होती है तो ऐड होती है, तो हमारी ये पहले से डिक्रीज हो रही है तो ऐड हो जाएगी। बिल रिसीवेबल जो है हमारे 7,000 के पहले थे, अब 10,000 के हो गए हैं। बिल रिसीवेबल भी हमारी एसेट्स है पर इंक्रीज हो रही है, ये लेस हो जाएंगे। तो वर्किंग कैपिटल से पहले जो है हमारे प्रॉफिट जो है वो 1 लाख के हैं। हम क्या करेंगे, 1 लाख के अंदर जो है करेंगे ट्रांजेक्शन्स। मैंने बोला कि डेटर्स को ऐड करेंगे और बिल रिसीवेबल को लेस करेंगे, तो देखिए वही की किया जा रहा है। इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं, सॉरी, क्रेडिटर्स जो हैं वो 50,000 के थे और अब जो है 55 के हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जब मतलब हमारी करंट लाइबिलिटी है वो इंक्रीज होती है तो ऐड होती है। इसी तरह से हमारे बिल पेबल्स, हमारी लाइबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई है, तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज होने पर लाइबिलिटी को लेस कर देंगे। और हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, ऐड कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो लेस कर देंगे, सॉरी, ऐड कर देंगे। और एक्यूर्ड इनकम जो है हमारी, एक्यूर्ड इनकम हमारी एसेट्स है जो कि इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम लेस करेंगे। इसी तरह से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस पहले हमारी थी 700 की और अब हमारी नहीं है, तो इसका मतलब कि डिक्रीज़ हो गई है, तो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे।
तो हमने इसको लेस किया तो देखेंगे आप, फिर जो हमारा ऐड करने के बाद निकला 25,700, 1 लाख में ऐड किया, फिर लेस करने वाले को किया, और हमारा जो है नेट कैश जो है वो इतना आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो सेम इसी से रिलेटेड आपके जो हैं, आप 12 तक आपके क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप उसको ट्राई करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे सेंड करेंगे। आज हम करेंगे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड और फाइनेंसिंग से रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चन वहाँ हो जाएगा। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं वो आप करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।